हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और इस वीडियो में मैं आपको प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार का होता है और उन दोनों प्रकारों के बारे में कुछ छोटी छोटी सी जानकारी दी थी। आज मेरी जो वीडियो है वो संबंधित है किससे? वो संबंधित है श्रेणी क्रम के संयोजन के सूत्र से, कि श्रेणी क्रम के संयोजन के सूत्र को या उसके फॉर्मूले को हम किस तरीके से दर्शाते हैं। तो चलिए हम लोग श्रेणी क्रम के संयोजन को या उसके फॉर्मूले को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। यहां हेडिंग थी श्रेणी क्रम में संयोजन। श्रेणी क्रम में संयोजन सीरीज में जोड़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन कह सकते हैं इसे। सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो एक बार सीरीज कॉम्बिनेशन का एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये है एक छोटा सा डायग्राम जिसमें हमने तीन प्रतिरोध आपको दिखाए हैं। ये पहला प्रतिरोध R1, इनको हम लोग स्मॉल लेटर में दिखा दें तो बेहतर रहेगा। R1, R2 और R3, क्योंकि हम इनका टोटल प्रतिरोध निकालने की कोशिश करनी है। तो ध्यान रखेंगे तीन प्रतिरोध हैं और इन तीनों प्रतिरोधों को हम लोग किससे दिखाने की कोशिश करते हैं? दिखाने की कोशिश इस तरीके से हम यहाँ लिख देते हैं बैटरी। बैटरी का मतलब है कि जहाँ से इनको धारा प्राप्त हो रही है। अगर हम चाहें तो यहाँ एक छोटा सा बटन लगा सकते हैं। इसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? कुंजी कहते हैं। कुंजी का मतलब होता है कि धारा के प्रवाह को स्टार्ट करना और उसे रोकना। इस कुंजी से क्या होता है? धारा के प्रवाह को हम लोग रोक सकते हैं और दोबारा उनका संयोजन कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से भी जोड़ते हैं। तो हमने आपको बताया कि जो धारा होती है, जो धारा है, धारा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? हम धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। ये समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो धारा है वो इस तरीके से फ्लो होगी और इन सभी प्रतिरोधों को समान रूप से मिलती चली जाएगी। मतलब धारा का जो मान है वो परिवर्तित नहीं होगा, धारा का मान एक ही होगा। विद्युत धारा का मान जो यहाँ होगा वही विद्युत धारा का मान R2 पर होगा और वही विद्युत धारा का मान किस पर होगा? R3 पर होगा। मतलब धारा का मान नहीं बदलेगा। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर जो विभवांतर है, धारा के कारण जो विभवांतर है और वो विभवांतर यहाँ पर पहुंचता है, और अगर हम इसको अलग अलग भाग में बांटने की कोशिश करें तो विभवांतर इसका और इसका, विभवांतर के विषय में, विभवांतर को मापने का जो यंत्र होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विभवांतर के मापने का जो यंत्र होता है उसे कहते हैं वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर से अगर हम इसको मापने की कोशिश करें तो तीनों का जो विभवांतर है वो कैसा मिलेगा हमें? तीनों का विभवांतर हमें अलग मिलेगा। मतलब विभव का जो मान है वो अलग अलग होता है, जबकि धारा का जो मान है वो एक जैसा होगा। यह समझने की कोशिश करते हैं कि यदि एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई नदी है, नदी फ्लो कर रही है, रिवर फ्लो कर रही है और उसके बहने का जो रास्ता है वो ये है। उसके बहने का जो रास्ता है वो कुछ इस तरीके से है। नदी लगातार बह रही है, उसके रास्ते में कहीं पे भी ऐसी जगह नहीं है कि वो किसी और जगह कट जाए। जैसे नदी का जो फ्लो है कुछ इस तरीके से हम सीधा बता रहे हैं, बिल्कुल सीधा बता रहे हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और फिर यहाँ पे आके वो मिल जाती है, इस तरीके से फ्लो कर रही है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे। लेकिन अगर नदी यहाँ फ्लो करते हुए इस तरीके से एक हिस्सा इसका इधर बट जाए और एक हिस्सा इसका इधर आ जाए इस तरीके से, तो एक हिस्सा इधर कट गया। मतलब यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। धारा लगातार इस तरीके से बह रही है, कंटिन्यू तीनों के तीनों प्रतिरोधों पर जा रही है। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि माना, ध्यान से देखेंगे कि माना प्रतिरोधों के
प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध हैं, प्रतिरोध R1, R2 व R3 है। जबकि विभवांतर, जबकि जो पोटेंशियल है, विभवांतर जो है वो कितना है, V1, V2 व V3 है, तथा धारा कैसी है, धारा I है। यहां पे I को हम लोग कैपिटल लेटर से शो कर देते हैं। तो हम लोगों ने इससे पहले एक नियम पढ़ा था जहां से प्रतिरोध का उद्भव हुआ है, ओम का नियम, ओम का नियम, ओम के नियम से। तो ओम का नियम तो हम लोग जानते हैं, V बराबर IR होता है। तो यहां किस तरीके से दिखा सकते हैं, V1 बराबर I, V1 बराबर क्या, IR1। यहां इसको शॉर्टकट में ले लीजिए, शॉर्ट। V2 बराबर क्या ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, IR2, और V3 बराबर क्या ले सकते हैं यहाँ पे, IR3 ले सकते हैं। ये ओम के नियम के द्वारा हम लोगों ने इस डायग्राम से लेने की कोशिश की है। यहाँ लिख सकते हैं, परंतु हम लोग जानते हैं कि इन तीनों V के बारे में कि V1 बराबर, अगर हम इनका तुल्य प्रतिरोध वो तुल्य विभवांतर निकालें, संपूर्ण विभवांतर निकालें, तो वो इन तीनों के योग के बराबर होगा। मतलब क्या हो सकता है, V हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, क्या हो सकता है, V हो सकता है। इसको आप नोट करते रहे साथ साथ तो बेहतर रहेगा। ध्यान से देखते रहे इन सारी चीजों को, थोड़ा सा क्लियर होता रहेगा। तो V बराबर, और अगर इस R1, R2 और R3 के बारे में बात की जाए, तुल्य प्रतिरोध के बारे में, तो यदि हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें तो V बराबर यहाँ पे क्या बच जाएगा, I तो है ही, और R को भी हम लोग तुल्य प्रतिरोध कितना मान लेते हैं, R मान लेते हैं। तुल्य प्रतिरोध मतलब टोटल प्रतिरोध। तो ये इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं। मतलब V बराबर क्या होता है, IR होता है। V बराबर क्या होता है, IR होता है। ध्यान से, V बराबर IR। तो इस वैल्यू को, सेकंड इक्वेशन की वैल्यू को हम लोग किस में रख देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। तो रखेंगे, कैसे रखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। V बराबर क्या रखेंगे हम लोग यहाँ, ध्यान से, IR बराबर, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो V1 बराबर क्या होगा, V की जगह तो IR रखना है, लेकिन यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, IR1 प्लस फिर 2 पे क्या रख देंगे, IR2, और प्लस यहाँ 3 पे क्या रख देंगे, IR3। ये I कॉमन है, I को काट सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, R बराबर R1, फिर इसके बाद R2, और फिर इसके बाद क्या बच सकता है, R3 बच सकता है। तो सीरीज में या श्रेणी क्रम के संयोजन में हम कुछ इस तरीके से बातें करते हैं। सीरीज में या श्रेणी क्रम के संयोजन में जो हमारा मुख्य फॉर्मूला बनेगा, जो तुल्य प्रतिरोध अगर हमें ज्ञात करना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं, तो R1, R2 और R3 से निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यदि किसी डायग्राम में, किसी क्वेश्चन में अगर आपको 3 प्रतिरोध जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके से प्रतिरोध जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपको इनकी वैल्यू जो है वो कुछ इस तरीके से है, मतलब इसके ओम का नियम कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, मतलब इनके जो मान है वो कुछ इस तरीके से हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, और आपसे पूछता है इनका तुल्य प्रतिरोध दिखाइए, तो तुल्य प्रतिरोध तो R होता है, जबकि ये R1, R2 और R3 इन तीनों को क्या करना है, प्लस करना है। R1 कितना है, 2 है, R2 कितना है, सॉरी, R1 कितना है 2, R2 कितना है 4, और R3 कितना है 8। 8 4 12 और 2 14। टोटल जो इसका जो प्रतिरोध आएगा वो कितना आएगा, 14 आएगा, 14 ओम आएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसे निकालने की कोशिश करते हैं। तो जो रेजिस्टेंस होता है, जो श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ होता है, उसका जो तुल्य प्रतिरोध आता है वो हमेशा ज्यादा आता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जबकि जो समांतर प्रतिरोध होता है, जो समांतर प्रतिरोध में या समांतर क्रम में जो टोटल प्रतिरोध आएगा वो कम आएगा। इस बात में ध्यान देने की कोशिश करेंगे। अच्छा, यदि इसमें से कोई भी प्रतिरोध बीच में से टूट गया, प्रतिरोध कोई हट गया,
तो फिर पूरी की पूरी धारा में, पूरे के पूरे परिपथ में धारा का जो प्रवाह है वो रुक जाएगा। आपके घर पे जो लाइट लगाते हैं, और वो लाइट जैसे दिवाली वगैरह पे आपके घर पे जो लाइट लगाते हैं वो किस क्रम में जुड़ी रहती है? श्रेणी क्रम में जुड़ी रहती है, मतलब सीरीज के फॉर्म में जुड़ी रहती है। तो यदि उसमें से बीच में से कोई एक बल्ब या जरा सा कोई तार टूट जाता है तो आगे वाले परिपथ में जो धारा है उसका फ्लो बंद हो जाता है, वो वहां पे जा ही नहीं पाती धारा। तो ये श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला है, इसको अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा? R1, R2 और R3 आएगा। इस तरीके से समझने की कोशिश करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम समांतर क्रम के बारे में आपसे कुछ डिस्कशन करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि हमारे YouTube चैनल ग्रीनफील्ड एकेडमी को लगातार सब्सक्राइब करते रहें, जिससे आगे आने वाले लिंक या वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। नमस्कार।